कभी सोचा है कि ईरान और अमेरिका जो एक जमाने में दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? देखिए, आज की जो हेडलाइंस है ना, उनके पीछे एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक कहानी छिपी हुई है। चलिए आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि ये रिश्ता आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ईरान की पहचान के उन दो बुनियादी पिलर्स को समझना होगा जो उसके आज के हर कदम को तय करते हैं। एक है उसका धर्म और दूसरा है उसका इतिहास। इस्लाम की शुरुआत में हुआ ये विभाजन सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये पॉलिटिकल भी था। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, सदियों तक ये दोनों समुदाय शांति से एक साथ रहते आए हैं। आज जो हमें लड़ाई दिखती है ना, वो अक्सर सत्ता के लिए होती है, जहां इस पुराने विभाजन को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ईरान और सऊदी अरब के बीच। अच्छा, अब चलते हैं इतिहास में और भी पीछे। ईरान, या कहें कि पुराना पर्जा, हमेशा से अपनी लोकेशन और अपनी दौलत की वजह से बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में खटकता रहा है। 19वीं सदी की दुनिया को एक शतरंज के खेल की तरह समझिए, और ईरान इस बोर्ड पर एक ऐसा मोहरा था जिस पर दो बड़े खिलाड़ियों की नज़र थी, उत्तर से रूस और दक्षिण से ब्रिटेन। इसे कहते थे द ग्रेट गेम, जिसमें ईरान एक सैंडविच की तरह फंस गया था और दोनों ही ताकतें उसे अपने कंट्रोल में करना चाहती थीं। और ये वो दौर था जब विदेशी ताकतों का कंट्रोल लगातार बढ़ रहा था। संधियों के नाम पर ईरान की जमीन और उसके अधिकार छीने जा रहे थे। हालत तो ये हो गई थी कि ईरान के शाह ने देश का पूरा तंबाकू का व्यापार एक ब्रिटिश नागरिक को बेच दिया। बस इसी घटना ने पहली बार ईरान के लोगों में विदेशी दखल के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी गुस्से को जन्म दिया। ये इस बात का सबूत था कि ईरानी लोग चुपचाप सब कुछ सहने वालों में से नहीं थे। और फिर ईरान की जमीन से वो चीज निकली जिसने उसकी किस्मत और दुनिया के साथ उसके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। काला सोना, यानी कि तेल। 1901 में एक ब्रिटिश कंपनी के साथ एक डील हुई। इस डील में तय हुआ कि ईरान को अपने ही तेल के मुनाफे का सिर्फ 16% हिस्सा मिलेगा। सिर्फ 16%, बाकी का 84% ब्रिटेन ले जाएगा। पता है ये कंपनी कौन थी? यही कंपनी आगे चलकर बनी ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी। सोचिए, खजाना ईरान का, लेकिन तिजोरी कोई और भर रहा था। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये ईरान के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ी चोट थी। ये ईरान अमेरिका संबंधों के इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मुसद्दिक ने कहा कि भाई ईरान का तेल ईरानियों का है, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर उनकी सरकारें गिरा दी। जरा सोचिए, अगर किसी देश की चुनी हुई सरकार को कोई बाहरी ताकत सिर्फ अपने तेल के लालच में गिरा दे, तो क्या उस देश के लोग उस पर दोबारा कभी भरोसा कर पाएंगे? बस इसी एक घटना ने ईरानियों के मन में पश्चिम और खासकर अमेरिका के लिए कभी न भरने वाले अविश्वास के बीज बो दिए। 1953 के उस तख्ता पलट ने ईरान को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसका अंत एक बहुत बड़ी क्रांति के साथ होना ही था। अमेरिका के सपोर्ट से सत्ता में आए शाह के खिलाफ गुस्सा लोगों के अंदर ही अंदर सुलग रहा था। शाह जो थे वो ईरान को बहुत तेजी से एक मॉडर्न, एक वेस्टर्न देश बनाना चाहते थे। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, जो एक अच्छी बात थी, लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों पर पश्चिमी पहनावा थोप दिया और हिजाब पर बैन लगा दिया। अब ये बदलाव कुछ लोगों को तो पसंद आए, लेकिन ईरान के एक बहुत बड़े पारंपरिक और धार्मिक तबके को लगा कि उनकी पहचान और उनकी संस्कृति पर हमला हो रहा है। और इसी नाराजगी के बीच से एक आवाज उभरी जो शाह के शासन और अमेरिकी प्रभाव के पूरी तरह खिलाफ थी। वो आवाज थी आयतुल्लाह खुमैनी की। देश से बाहर रहते हुए भी उनका संदेश लाखों ईरानियों तक पहुंच रहा था कि देश का असली शासक कोई शाह नहीं, बल्कि खुदा का कानून होना चाहिए। और फिर देखते देखते लोगों का वो गुस्सा एक क्रांति में बदल गया। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और आयतुल्लाह खुमैनी एक हीरो की तरह वतन वापस लौटे। ईरान से 2500 साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। क्रांति के ठीक बाद हुई इस एक घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ईरानी छात्रों को डर था कि अमेरिका 1953 की तरह फिर से कोई तख्ता पलट करके शाह को वापस सत्ता में ला सकता है। 444 दिनों तक चले इस संकट ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बेबस महसूस कराया और इन दोनों देशों को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया।
तो ये जो पूरा ऐतिहासिक संघर्ष था, वो आज मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, इस क्रांति ने सिर्फ ईरान को नहीं बदला, इसने पूरे क्षेत्र में शक्ति का समीकरण ही बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा था ईरान और इस क्षेत्र की दूसरी बड़ी ताकत सुन्नी सऊदी अरब के बीच सीधी दुश्मनी की शुरुआत। आज ये दोनों देश सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ते, बल्कि प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, यानी दूसरे देशों में अपने अपने समर्थक गुटों को पैसा और हथियार देकर एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस टेबल में भी दिख रहा है, यमन से लेकर लेबनान तक आज पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इन दोनों की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस पूरी तस्वीर में एक और खतरनाक एंगल जुड़ जाता है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान तो कहता है कि ये बिजली बनाने के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर है कि वो परमाणु बम बना रहा है। अब देखिए, हथियार के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए होता है और ईरान 60% तक पहुंच चुका है। हालांकि इसे रोकने के लिए एक बड़ी न्यूक्लियर डील भी हुई थी, लेकिन दोनों तरफ गहरे अविश्वास के कारण कूटनीति की राह हमेशा से बहुत मुश्किल रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज हम जो कुछ भी ईरान और मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, वो अचानक से नहीं हुआ है। इसकी जड़ें एक सदी के विदेशी हस्तक्षेप, छीने गए संसाधनों और एक कुचले हुए लोकतंत्र के लंबे इतिहास में हैं। ये उसी विरासत का नतीजा है। और आखिर में सवाल यही है, जब दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हों और अविश्वास का इतिहास इतना लंबा हो, तो क्या सुलह और शांति का कोई रास्ता सच में निकल सकता है, या फिर ये चक्र यूं ही चलता रहेगा? इसी एक सवाल का जवाब इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।